धर्मांतरण कौन करा रहा है? कौन सा वर्ग विशेष या धर्म विशेष जो है किनका धर्मांतरण करा रहा है? क्या ये कुछ क्लैरिफाई हो पाया है? हाँ, निश्चित रूप से हो पाया है। तो लगभग आप 1000 से ज्यादा मजारे का टूटी है। और आश्चर्य की बात देखिए, किसी मजार पर किसी ने अपना अधिकार व्यक्त नहीं किया। एक तरफ जो मज़ारें मतलब जो अतिक्रमण जो है ये ध्वस्त हो रहा था, दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बीजेपी ऑफिस में ही कलमा पढ़ा जा रहा था। इसने सड़क की बात कही, मैं यहाँ पे टोकना चाहूँगी। देखिए, सड़क तो नो डाउट बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे नहीं पहुँची है, गाँव में नहीं पहुँची है, वहाँ तक कब पहुँचेगी सड़क? हाल ही में हमने देखा है कि कुछ जो पूर्व कांग्रेसी नेता हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं, और आपने ये भी कहा था उस दौरान ही कि कुछ बड़े चेहरे हैं जो कि सदस्य उनको बनाया जाएगा बीजेपी का। तो वो बड़े चेहरे कौन हो सकते हैं? किसी पार्टी से हैं या कुछ? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड के मुद्दे, उत्तराखंड की राजनीति को लेकर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टी जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद बहन जी, आप आई, आपका स्वागत है उत्तराखंड में। भट्ट जी, देखिए, उत्तराखंड के अंदर कई सारे मुद्दे हैं, लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, और हाल फिलहाल में जो यहाँ पर चल रहा है, सबसे पहले मैं उस पर बात करना चाहूँगी। आपने देखा महापंचायत होने वाली थी पुरोला में, लेकिन वो हालांकि टल गई है। उसके बाद देहरादून में मुस्लिम संगठनों ने प्लानिंग की थी इसकी, लेकिन वो भी टल गई है। तो इसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की महापंचायतें करना क्या धार्मिक तनाव को बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता है, या आम जनता के लिए मतलब किस तरह का ये माहौल बना रहा है? देवभूमि के स्वरूप को यथावत बनाए रखने का भी एक प्रण मुख्यमंत्री जी ने लिया है। और पिछले दिनों जब से हम जबरन कानून लाए, जबरन धर्मांतरण कानून लाए, इसके साथ साथ हमने भूमि पर अवैध कब्जे का हम कानून लाए, सख्त कार्रवाई की हमने बात की। और उसके बाद उत्तराखंड के देव स्वरूप को बिगाड़ने के जो लोग कोशिश कर रहे थे लंबे समय से, उनकी पहचान के आधार पर ज़मीन ग्रहण करें, रो रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, जब ये विषय की कठोरता हुई तो कुछ तत्व हैं जिन तत्वों को ये पच नहीं रहा है, और उन्होंने एक माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लंबे समय से मुस्लिम बंधु यहाँ रहते हैं, मैं उनको दोषी नहीं मान रहा हूँ, लेकिन एक तंत्र तो है, एक कुछ ऐसे तत्व तो हैं जो देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं, और उनके द्वारा उत्तराखंड की जो बेटियां हैं, गरीब बेटियां हैं, उनको बहला फुसला कर और जबरन धर्मांतरण कराकर जो हथकंडे अपनाए जा रहे थे, अब उसके खुलासे होने लगे। जब खुलासे होने लगे तो इस प्रकार का माहौल राज्य के अंदर बनाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सरकार ने उन सब प्रयासों को समाधान की दिशा दी। बात कही धर्मांतरण की, धर्मांतरण कौन करा रहा है? कौन सा वर्ग विशेष या धर्म विशेष जो है किनका धर्मांतरण करा रहा है? क्या ये कुछ क्लैरिफाई हो पाया है? हाँ, निश्चित रूप से हो पाया है। जो लोग पकड़े गए उसकी जानकारी में आया है, जो पकड़े स्वाभाविक रूप से कुछ लोग, कुछ तत्व है, मैं कह सकता हूँ उत्तराखंडी नहीं है। उत्तराखंड में लंबे समय से बहुत से गांव मुस्लिम बंधुओं के भी हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन आज उनको बरगलाया जा रहा है। ऐसे लोग हैं जो इस देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं, और उन्हें प्री प्लानिंग ये सिस्टम बनाया था कि किस तरीके से हम इस स्वरूप को बिगाड़ने में कुछ काम करते। तो इस प्रकार का द्वंद्व खड़ा करना, अगर कौन लोग हैं उत्तराखंड में, जब पता किया कि जो उत्तराखंड के मूल मुस्लिम बंधु हैं उनके परिवार से तो एक भी व्यक्ति उनके परिवार का नहीं निकला। वो जो यहाँ से लेकर मुजफ्फरनगर ले जा रहे हैं, दिल्ली ले जा रहे हैं, बाहर के लोग हैं। तो हमने कहा कि भाई आखिर इसकी एक निष्पक्ष जांच होगी, और अभी मुख्यमंत्री जी ने इसकी गहराई से जांच करने का निर्णय लिया है। और ये कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि विदेशी ताकतों का भी इसमें हाथ है। भारतवर्ष में रहकर जो अभी एक खबर भी सामने आई थी, आई थिंक ऊधम सिंह नगर से थी, जहां पर कुछ विदेशी लोग ही बताया जा रहा था कि जो स्थानीय लोगों के साथ मिली भगत करके और वहां पे धर्मांतरण करा रहे थे, और वो कुछ बताया भी गया था ईसाई थे। तो लालच देके या पढ़ाई के नाम पे कुछ ना कुछ इस तरह से चीज़ें हो रही थी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बाहरी ताकतें हैं, बाहरी तत्व हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट बात आपने कही सत्यापन की, तो सत्यापन से ये समझना चाहेंगे कि आप सत्यापन कैसे कर रहे हैं? कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति देवभूमि में आता है, वो किस मंशा से आ रहा है, क्या ध्येय उसका है, कैसे पता लग पाएगा? देखिए, उत्तराखंड के अंदर बहुत सीमित भूमि है। वन अधिनियम आने के बाद 1980 के बाद हमारा अधिकतर क्षेत्र वन आच्छादित क्षेत्र है, और जो सीमित भूमि उसी में हमने आवास बनाने, उसी में हमने उद्योग करने, उसमें हमारे सारे काम चल रहे हैं। अब उत्तराखंड के अंदर कुछ लोग यहाँ की भूमि की खरीद फरोख्त करने का एक षड्यंत्र के साथ आ रहे थे। तो हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर जो भूमि लोग खरीदेंगे वो कौन लोग हैं, और जब मैं कौन लफ्ज़ प्रयोग करता हूँ तो निश्चित रूप से हर राज्य को अपना अधिकार है कि उस राज्य की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ उसको भी ध्यान में रखे, और कितना भूखंड उसको भी ध्यान में रखे। वन भूमि के अंदर अभी
अवैध अतिक्रमण हटा, कई सारी मज़ारें भी ध्वस्तीकरण हुआ। विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि आप सिर्फ मज़ारें ही मतलब ध्वस्त करवा रहे हैं। मतलब तो वन भूमि के अंदर मेरा सवाल ये है कि ये जो मज़ारें बन जाती हैं, चाहे वो मंदिर हो या कुछ भी ऐसा अवैध तरीके से बन जाता है, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? मतलब जो जिम्मेदार है, क्या उस पर कार्रवाई होती है? देखिए, मैंने शुरू में इस विषय को बोला कि इस प्रकार के षड्यंत्र राज्य बनने का प्रारंभ हुआ और अनेकों लगभग आप 1000 से ज़्यादा मज़ारें का टूटी है। और आश्चर्य की बात देखिए, किसी मज़ार पर किसी ने अपना अधिकार व्यक्त नहीं किया। मायने क्या है? फिर मैं वो कह रहा हूँ, वही बाहरी ताकतें, जिन ताकतों ने उत्तराखंड के भूखंड को हड़पने के लिए, कब्जा करने के लिए इस प्रकार तंत्र चला और प्रदेश सरकार ने तत्काल जब इसका विषय LIU बाकी सब माध्यम से निकल कर आया है, तो प्रदेश सरकार ने बड़ी कड़ाई के साथ उस सारी मज़ारें धराशायी की है और ये एक संदेश दिया है कि उत्तराखंड के अंदर भूखंड पर सरकारी जो भूमि है या अवैध कब्जे हैं, चाहे वन भूमि कब्जे हैं, ये उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और उसके आधार पर आज एक दूसरी बात बोल रहा हूँ, आखिर इतनी मज़ारें तोड़ी, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी तो अवैध रूप मज़ार तोड़ने का किसी ने समर्थन नहीं किया, तो कौन लोग थे जिन्होंने मज़ारें बनाई? एक तरफ जो मज़ारें मतलब जो अतिक्रमण जो है ये ध्वस्त हो रहा था, दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बीजेपी ऑफिस में ही कलमा पढ़ा जा रहा था। इसके बाद जो विपक्ष है वो कह रहा था ये तो क्या दोहरा चेहरा है बीजेपी का, इसको लेकर क्या कहें? तो पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, कोई कलमा बीजेपी ऑफिस में नहीं पढ़ा गया। हमारा जो फेक थी वो सुनिए, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यक्रम था। पूरे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में होते ही हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे की था उनकी, जो हमने किसी की पूजा पद्धति को कभी प्रतिबंधित नहीं किया है। कांग्रेस के कुछ लोग इसको बनाने की कोशिश किए। आज उत्तराखंड के अनेकों मुस्लिम जो बंधु हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। हरिद्वार इसका उदाहरण है। उधम सिंह नगर के आज अनेकों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता लिया। हम किसी की पूजा पद्धति के विरोधी नहीं हैं। हमने हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे को हमने कार्यक्रम दिया है। वो कार्यक्रम अगर होता है तो उससे बौखलाहट क्यों होती है? हमने पूजा पद्धति, हमने कहा पूजा पद्धति का सबको अपना अधिकार है, हर प्रकार का अपना व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन उस आधार पर भूमि का अतिक्रमण करना, उस आधार पर किसी की बेटी को बहलाना फुसकाना, हम इसका विरोधी हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें उत्तराखंड के मुस्लिम बंधुओं का योगदान उतना नहीं है जितना कोई शरारती तत्व, भारी तत्व इस देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ना चाह रहे थे। हमने संज्ञान लिया और धीरे धीरे उसको कंट्रोल किया। और आज हैं जेलों की सलाखों के अंदर लोग जा रहे हैं और परतें खुलती जाएंगी और उस सीमा तक पहुँचेंगे। आखिर इस षड्यंत्र के पीछे है कौन? तो मतलब देवभूमि को बचाने के लिए ये तरह के प्रयास हो रहे हैं, उसमें सत्यापन भी आपने बताया। अच्छा, सत्यापन कर रहे हैं तो जब हम सुनते हैं कि भू कानून भी आना है, जो घोषणा पत्र था उसमें भी लिखा हुआ है एक भू कानून आएगा, तो ये जो सत्यापन वाली चीज़ें हैं वो तो भू कानून के प्रोसेस में भी ऐड हो सकती हैं, तो अलग से सत्यापन क्यों, मतलब उसमें ही क्यों नहीं? देखिए, मैंने जो कहा कि बहुत कम भूखंड है और सत्यापन से मेरा आशय है कि कुछ, क्योंकि जब किसी राज्य के अंदर बड़ी संख्या, हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में यात्री आता है, धार्मिक यात्री आता है। हमारे यहाँ पिरान किलर भी है, हमारे यहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ, हमारे 4 धाम हैं, लेकिन अनेकों धाम हैं। रीठा साहिब भी है, हेमकुंड साहिब भी है। आखिरकार ये सब प्रकार के धार्मिक स्थल उत्तराखंड में है। इस उत्तराखंड के प्रति सबकी श्रद्धा है, लेकिन कुछ लोग इस श्रद्धा की आड़ में उत्तराखंड का जो स्वरूप है उसको बदलना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं और अनावश्यक रूप से अतिक्रमण करना, अनावश्यक रूप से यहाँ पर धर्मांतरण की रचनाएं करना, इसका विरोध हम लोग करते हैं। तो उसके विरोध के कारण इस प्रकार का माहौल देश के अंदर बनाया जाता है। आखिर मेरे राज्य की चिंता मेरा मुख्यमंत्री करेगा, मेरे राज्य की चिंता हमारी सरकार करेगी, हम लोग करेंगे जो यहाँ के नागरिक हैं। इसलिए इस प्रकार के विषय को चलाया गया है। अंततोगत विषय केवल इतना है कि उत्तराखंड का जो देवतुल्य स्वरूप है वो बनाए रखना, और केवल हिंदू धर्मावलंबी नहीं, हमने कहा रीठा साहिब है, गुरुद्वारा साहिब हमारे यहाँ है, हेमकुंड साहिब हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ मुस्लिम के अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग आते हैं। तो बड़ी संख्या में जिस राज्य में भारी लोग भी आएंगे, श्रद्धा का, हमारा मक्का मदीना जो हमारे मुस्लिम बंधु जाते हैं, तो वो भी एक पक्ष, वहाँ का भी कानून होगा। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग आते हैं, तो हमने ये कहा कि हमारी भूमि पर अवैध कब्जे ना हो। इसलिए सत्यापन का विषय, आखिर किसी के मकान पर कोई व्यक्ति किराए पर रहता है तो उस व्यक्ति की जानकारी रहनी चाहिए कि व्यक्ति उत्तराखंड में कब से रह रहा है, उसकी नागरिकता का भी पक्ष है। समान नागरिकता का जो विषय आएगा उसमें सब चीज़ जुड़ी होंगी, ऐसी भू कानून का विषय आएगा उसमें सब चीज़ जुड़ी होंगी। लेकिन आज से चिंता नहीं करेंगे, कानून का इंतजार करें, तब तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जब कोई विषय संज्ञान में आता है, चाहे LIU के माध्यम से, खुफिया विभाग कोई जानकारी देता है, उसका संज्ञान लेना सरकार का काम होता है, उस काम में हम आगे बढ़ रहे हैं।
अभी हम हाल ही में हमने देखा है कि कुछ जो पूर्व कांग्रेसी नेता हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं और आपने ये भी कहा था उस दौरान ही कि कुछ बड़े चेहरे हैं जो कि सदस्य उनको बनाया जाएगा बीजेपी का। तो वो बड़े चेहरे कौन हो सकते हैं? किसी पार्टी से हैं या कुछ? देखिए, बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ना चाहते हैं। उसका कारण है कि मोदी जी का और हमारे पुष्कर धामी जी के विकास को लोग आज स्वीकार करने लगे हैं। हाँ, लेकिन हमने भी सदस्यता देने के चरणबद्ध कार्यक्रम तय किए। प्रथम चरण में अनेकों दलों के ऐसे वरिष्ठ लोग थे जिनको उन दलों के अंदर सम्मान नहीं मिला होगा, या मोदी जी के विकास को उनके मत मस्तिष्क में ऐसी छाप पड़ी कि वो लोग अब बीजेपी से जुड़ना चाहते थे। हमने उनको सदस्यता दिलाई। बड़े उसमें अनेकों प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी रहे कांग्रेस के, दूसरे दलों के भी रहे। उसके बाद सेकंड चरण में हमने बूथ स्तर पर, क्योंकि अब कार्यकर्ता क्या कहता है कांग्रेस का कि हमारे बड़े नेता को ले लिया साहब, हमको कौन पूछने वाला, हम भी आना चाहते हैं। सेकंड चरण में हमने कांग्रेस के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता को ज्वाइनिंग किया। अब हमने, क्योंकि मोदी जी का विकास ये लगातार इस देश के अंदर चले, 2024 के अंदर उसका लाभ पुनः मिले, हमारी दोबारा सरकार बने, उत्तराखंड में हैट्रिक बनाएं, इस भाव के साथ हमने अब तीसरा चरण प्रारंभ किया कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे उद्यमी जिनका इस राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग जिन्होंने अनेकों लोगों को रोजगार दिया है, सर्जन किया है उत्तराखंड के अंदर, ऐसे लोग अनेकों राष्ट्रीय कीर्तिमान पुरस्कार विजेता है, राज्य स्तर में अनेकों प्रतिभाएं हैं, ऐसे लोगों का भी योगदान हमको, उनका आशीर्वाद हमको मिले, उन सब लोगों की हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं। एडवोकेट हैं, शिक्षा क्षेत्र के लोग हैं, भिन्न भिन्न बड़े उद्यमी हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग ला रहे हैं कि आखिर हमको सबका सहयोग चाहिए, हर समाज वर्ग का सहयोग चाहिए, मोदी जी को उनका आशीर्वाद मिले। इस हेतु के साथ हम बहुत लोगों को सदस्यता दिला रहे हैं। कल भी थी, आज भी, और एक दो दिन बाद और होने वाली है। मतलब ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर पार्टी के ही लोग हो सकते हैं, हर वर्ग के आपने कहा कि लोग जो है बीजेपी में आप उनको ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, इसको लेकर आपके मुद्दे क्या रहेंगे? कौन से मुद्दे लेकर आप इन चुनावों में उतरने वाले हैं? देखिए, मुद्दा बहुत स्पष्ट है। 9 साल के अंदर उत्तराखंड की पूरी पिक्चर बदली है। हम हर वर्ष आपदा झेलने वाले राज्यों में हैं, लेकिन मैं एक बात सब जगह कहता हूँ, मोदी जी का जन्म गुजरात में हुआ, उनकी आत्मा उत्तराखंड में बसती है। एक एक जिन, अब केदारनाथ का भव्य मंदिर हर 10 दिन के दिन, 8 दिन के अंदर मोदी जी उसका पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को बार बार केदारनाथ जाना पड़ रहा है। ऑल वेदर रोड ने हमारी यात्रा की गति बढ़ाई है, चाहे साहसिक पर्यटन हो, तीर्थाटन हो, राफ्टिंग हो, इसमें अनेकों चीज़ों में आज उत्तराखंड के अंदर विश्व भर के लोग आ रहे हैं। हम सबके सौभाग्य की बात है, और ये दिशा देने में मोदी जी के योगदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। आज उत्तराखंड बहुत बदल चुका है, हर गांव आज सड़क है। आज उत्तराखंड कोई घर ऐसा नहीं जहाँ बिजली ना हो, उत्तराखंड का कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पानी ना हो, उत्तराखंड ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ गैस सिलेंडर ना हो, उत्तराखंड का ऐसा घर परिवार नहीं है, व्यक्ति नहीं जिसमें मोबाइल। आपने सड़क की बात कही, मैं यहाँ पे टोकना चाहूँगी। देखिए, सड़क तो नो डाउट बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे नहीं पहुँची है, गांव में नहीं पहुँची है, वहाँ तक कब पहुँचेगी सड़क? बहन जी, 32 गांव बचे हुए हैं उत्तराखंड में। मैं गांव की संख्या बता रहा हूँ और आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस कार्यकाल में 32 के 32 गांव जुड़ेंगे। उत्तराखंड के अंदर जिस गति के साथ सड़कों का काम हुआ, और अटल जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान बन के बनी है। आज दूर दराज के गाँव में सड़कें, चाइना बॉर्डर, नीति माणा घाटी के अंतिम गांव तक सड़क गई हुई है। एक प्रॉब्लम हमेशा से देखते हैं उत्तराखंड में, क्या होता है जब भी सड़क बनती है बहुत ही जल्दबाजी में बनती है, और उसके बाद क्या होता है कि उखड़ जाती है। आप अधिकारियों की लापरवाही कहें, कई बार हम देखते हैं कि सीएम साहब भी अधिकारियों को कहते हैं कि 15 दिन में सड़क बनाइए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन उतना बेहतर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या उन अधिकारियों पर नकेल कसी जाएगी और सड़कों की जो क्वालिटी होती है वो बेहतर हो, तो इसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। एक तो उत्तराखंड का जो पर्यावरण क्षेत्र है वो 6 महीने बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ के बाद सड़क का उसमें गड्ढे पड़ा, स्वायत्त तंत्र है, तत्काल उसके बाद जब यात्रा प्रारंभ होती है हम सारी सड़कों को दुरुस्त करते हैं। मैदानी क्षेत्र का विषय अलग है। ये ठीक है कि वर्षा उत्तराखंड में अगर ना हो तो विश्व ही कहूँगा, भारत में पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम उस सब आपदाओं से झेलते हैं, तो भी एक सीमित संसाधन, छोटा राज्य है, संसाधन सीमित है, उसके बाद भी हम अपनी सड़कों को बहुत दुरुस्त रखते हैं। और मैं आज कह सकता हूँ, अगर आप भारतवर्ष के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो उत्तराखंड इतनी भौगोलिक परिस्थितियों के बाद, इतनी आपदाओं के बाद भी अगर सबसे अच्छी अपनी सड़कें रखने में कोई राज्य है तो उत्तराखंड राज्य है।
दूसरा एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे यूथ बहुत है और कहीं ना कहीं यूथ क्या चाहता है, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार। और जो पलायन होता है तो कहीं ना कहीं ये दो विषय उसमें बहुत मुख्य रहते हैं कि शिक्षा नहीं मिली या रोजगार नहीं मिला इसलिए चले गए। लेकिन इस बीच अच्छा पलायन भी होता है, मतलब कोई अच्छे काम के लिए बाहर गया है, कोई बॉलीवुड में चला गया, कोई अच्छा काम कर रहा है। तो प्रदेश के अंदर अच्छी शिक्षा और अच्छा जो है रोजगार को लेकर क्या हो सकता है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार का हमारा प्रयास रहा है। उत्तराखंड के पलायन का कारण ही था शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, एक एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज की तारीख में अगर शिक्षा का हब कोई है तो उत्तराखंड राज्य, चाहे आप अल्मोड़ा देखिए, नैनीताल देखिए, रामनगर देखिए, आप देहरादून के अंदर दून स्कूल तो विश्व ख्याति प्राप्त है। तो पहले शिक्षा का दिक्कतें रही होंगी, आज सड़कें बन गई हैं, लोग यहाँ का छात्र अच्छा टॉपर निकल रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे से गुणात्मक सुधार की स्थिति है। ये ठीक है कि उत्तराखंड राज्य, अभी हमको 23 साल हो रहे हैं, 23 साल पहले की जो स्थिति शिक्षा व्यवस्था की थी वो वास्तव में उसमें चिंता का विषय था। लेकिन अब हम अपने तीसरे महत्व जो विकल्प है, आज देखिए ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको 2 एम्स मिल रही है, हमने हर जिले के हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं, एक गुणात्मक वृद्धि हुई है। हिमाचल की तुलना में मैं कैसे जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी हम हर क्षेत्र में संपन्न राज्य के रूप में आपको दिखाई देंगे। और दूसरा, शिक्षा के बाद मैंने बात कही थी रोजगार को लेकर। रोजगार के लिए देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें भी जो सिस्टम है वो थोड़ा डिले हो जाता है किसी ना किसी वजह से। अभी हम देखते हैं कि आयोग के अध्यक्ष भी बदल चुके हैं। तो युवाओं को सरकारी नौकरी का जो सिस्टम है, ये आपसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन आई थिंक मैं अध्यक्ष जी से भी सवाल करूँगी कि ये जो सिस्टम है पूरा, ये जो भर्ती प्रक्रिया होती है, ये जल्दी से जल्दी हो जाए, इसको लेके कोई अध्यक्ष जी से अगर आप बात कर सकें या कुछ ऐसा। देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। उत्तराखंड में इस सच है कि प्रतिभाएं हमारी कुंठित होती थी जब तक सख्त नकल विरोधी कानून नहीं आया था। पुष्कर धामी जी ने बड़ी हिम्मत का काम किया और इस राज्य के अंदर जो नकल विरोधी कड़ा कानून आया है उसके कारण यहाँ की अब प्रतिभाएं कुंठित नहीं होंगी। कानून आने के बाद 3 लाख लोगों ने परीक्षाएं दी हैं और मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, ये ठीक है कि हमारे सीमित सरकारी नौकरियाँ हैं, हमारे पुलिस की संख्या सीमित है, अध्यापक सीमित होगी, 13 जिलों का प्रशासनिक हमारी इकाई है, कितने होंगे, लेकिन स्वरोजगार केंद्रित शिक्षा ये उत्तराखंड में हम बना रहे हैं। आज अपने जो होटल्स व्यवसाय हैं, अपने होम स्टे का जो हमारा सिस्टम है, हमने टूरिज्म के क्षेत्र में पर्यटकों की भर्ती का विषय है, पर्यटक गाइड्स की भर्ती का विषय है, उसको हमने आगे बढ़ाया है। हम धीरे धीरे जो हमारा जो साहसिक पर्यटन है, राफ्टिंग का पर्यटन है, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। और अब तो हम जो श्री अन्न है, मोटे अनाज, उस पर भी हम यहाँ की युवा पीढ़ी को लगाने वाले हैं और ये सारा क्षेत्र रोजगार लेने वाला, धीरे धीरे रोजगार देने वाला राज्य हम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा सरकारी नौकरी की मानसिकता को भी त्यागना पड़ेगा। उत्तराखंड में स्वरोजगार के बहुत अवसर हैं। आज कश्मीर की के बाद और बाकी सब हिमालयी राज्य हैं, हिमाचल राज्य, मैं कह सकता हूँ राजधानी से सबसे निकट मेरा राज्य है, लखनऊ से सबसे निकट मेरा राज्य है और बाकी हर राज्य से आज हमारी हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है। अनेकों देश विदेश के लोग उत्तराखंड आ रहे हैं। हम उनकी अतिथि देवो भव के भाव से उनकी सेवा करें, हमारे रोजगार की कोई कमी भविष्य में होने वाली नहीं है। और अभी हम देख रहे हैं कि जनसंपर्क अभियान चल रहा है, तो कैसी क्या तैयारी है? देखिए, जनसंपर्क अभियान हमारा पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कार्यकर्ता गतिशील बना रहे, कार्यकर्ता का उत्साह बना रहे, इस दृष्टि से हमारे कार्यक्रम की रचना पूरे प्रदेश के अंदर बनी है। हमने जहाँ चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, केंद्र की उपलब्धियों को, राज्य सरकार उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुँचाने में, चौथे स्तंभ के साथ हमारा संवाद हुआ। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो अभी तक पार्टी के विभिन्न पदों में रहे, जनसंघ काल से लेकर आज तक, उन सब के साथ हमारा वर्चुअल हमारी बैठना हुआ। हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी की है। अनेकों सुझाव सरकार संबंधी भी और संगठन संबंधी उनके आए, वो हम उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ नव मतदाता, क्योंकि आखिर 9 साल पहले 9 वर्ष का था, आज जो नव मतदाता है आज 18 वर्ष, 9 साल 18 वर्ष का हो रहा है, उसको भी 9 साल पहले के काम हम बता सकें, इसलिए वो कार्यक्रम नव मतदाता सम्मेलन हम कर रहे हैं।
अनेकों युवती सम्मेलन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को हम ये बता रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार महिलाओं को कितना रोजगार क्षेत्र में रोजगार दिया है। हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह में 0% ब्याज पर हमने महिलाओं को बहनों को स्वरोजगार करने के लिए लोन दिया है। इस सारे विषय को लेकर जब क्योंकि चुनाव के समय ही केवल विषय रखना विषय नहीं होता है, ये तो मोदी जी ने इस देश के अंदर एक नया एक सिस्टम तैयार कर दिया है कि कार्यकर्ता हर वर्ष की योजना लेके जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा 9 साल पहले 9 साल का था, 18 साल का हो गया, उसको लेकर हम करते हैं। चुनाव के समय के मुद्दे की बात कर रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल प्रदेश में आप मुद्दे क्या देख रहे हैं? ध्वस्तीकरण हम देख रहे हैं, पुरोला हम देख रहे हैं, जो चल रहा है, तो ये क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारे राजनीतिक मुद्दे नहीं है और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का कांग्रेस प्रयास कर रही थी, लेकिन जब महापंचायत स्थगित हो गई तो मुझे लगता है कांग्रेस ज़्यादा कुंठित हो गई। कि वो चाहते थे कि माहौल ख़राब होता रहे, बिगड़ता रहे, लेकिन हमारा नेतृत्व का और मुख्यमंत्री जी का प्रयास से यहाँ के हमने जनमानस को समझाने का काम किया और महापंचायतें हुई नहीं। जो माहौल बिगाड़ने का काम उत्तर प्रदेश आगे टिकैत जी, श्रीमान टिकैत जी भी हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि माहौल बिगाड़ा जाए, लेकिन सबको धराशायी किया। ये एक चातुर्य नेतृत्व की क्षमता कहलाती है। हम उत्तराखंड में शांति व्यवस्था चाहते हैं। जहाँ तक मुद्दे का विषय है, हमारा मुद्दा विकास ही है। हम विकास के आधार पर वोट मांगेंगे। हम जिस गांव में सड़क वहाँ सड़क चलेगी, मोबाइल टावर नहीं तो मोबाइल चला गया, बिजली नहीं थी बिजली चला गया, हर सुविधा चलेगी, वही हमारा मुद्दा है। और अब देश का नागरिक विकास के मुद्दे पर ही वोट डालने वाला है। वो ये परिपाटी मोदी जी ने प्रारंभ कर दी है। अब इस परिपाटी को बदलने वाला, एक ज़माना था अच्छा भाषण वाला जीतता होगा, एक ज़माना था अच्छी जाति वाला जीतता होगा, आज का ज़माना है अच्छा विकास करने वाला जीतेगा। और बीजेपी उत्तराखंड के अंदर विकास की अपनी मुख्य धारा के आधार पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या इस बार हैट्रिक की तैयारी? हाँ, निश्चित रूप से 2 बार हमारे 5 MP जीते हैं, तीसरी बार 5 MP जिताएंगे और देश का नेतृत्व पुनः देश के प्रधानमंत्री भाई मोदी जी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक से बातचीत के लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से उत्तराखंड के महेंद्र भट्टी जी, जिनसे हमने बात की उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक, देहरादून।